ओके, 31 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 31 में पूछा जा रहा है अगर जड़ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 24 हो तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? भले ये सवाल इतना उलट कर दे रहा है पर सीधा सा सवाल है। यहाँ आपको पूछा जा रहा है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष कैसे बनता है, कई बार रिपीट की हूँ सेट के दौरान भी और क्लास के दौरान तो खैर रिपीटेशन हुआ ही है, बहुत बार रिपीटेशन हुआ है। तो सिंपली आपको पता ही है कि एक भ्रूणकोष है, भ्रूणकोष में 2 कोशिका होती है नीचे की तरफ, उसके ऊपर 1 कोशिका होती है, ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती है और बीच में 1 कोशिका होती है, जिसमें बीच वाले में 2 केंद्रक होता है, बाकी सारे कोशिकाओं में 1-1 केंद्रक होता है। तो होता क्या है, ये भ्रूणकोष से, ये भ्रूणकोष है, ये जो है ये भ्रूणकोष, आपको बताना है भ्रूणपोष, ठीक है। यानी ये भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, ये भ्रूणकोष की आकृति है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो यहाँ से जो पराग नली आती है नीचे से, उसमें 2 नर युग्मक होता है। उसमें पहला नर युग्मक इस अंडकोशिका से निषेचित हो जाता है। तो जब ये निषेचन कर रहा होता है उसी दौरान ये जो नीचे में 2 कोशिका है, जिसको सिनर्जिड कोशिका बोलते हो, वो तो नष्ट हो जाती है जब इसका मार्ग बनता है उसी वक्त, और ये पहला जा कर के इसे निषेचित कर लेता है। तो जब ये निषेचित कर लिया, ये तो युग्मनज बनाया, और पीछे जो युग्मक है, एक और नर युग्मक जो रह गया है, वो आगे की तरफ बढ़ता है। उस बढ़ने के दौरान ये जो आगे की तरफ सेंट्रल कोशिका है यानी केंद्र कोशिका, वो आपस में ही निषेचित कर जाती है। इसके भीतर 2 केंद्रक हैं जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हो, वो आपस में ही निषेचित कर गई, और फिर नर युग्मक भी आकर यहाँ से निषेचित कर गया। तो जब इसके अंदर नर युग्मक 2 था तो n संख्या वाला था, ठीक है, और दोनों निषेचित हो गया तो बना दिया 2n, और नर युग्मक 1 था, वो भी n संख्या वाला था, वो भी आकर के जुट गया तो बना दिया 3n। तो ये तो चलिए 3n हो गया। आपको यहाँ क्या सवाल दिया हुआ है? सवाल दिया हुआ है 24 गुणसूत्र होते हैं किसमें? जड़ की कोशिका में। तो पूरे भाग में, पूरे ही जितने भाग होंगे सब में जितने गुणसूत्र होने चाहिए वो पूरा का पूरा गुणसूत्र है। सिर्फ अगर युग्मक बनता है, सिर्फ उसमें से बीजाणु बनता है, तभी जा कर के इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होगी, वरना गुणसूत्र की संख्या जो बताई जा रही है वही गुणसूत्र को पूर्ण गुणसूत्र की संख्या मानी जाती है। कोई भी पेड़ पौधा है किसी भी प्रकार का, उसमें 24 है, ठीक है, 24 है जड़ में। जड़ में यानी वो है द्विगुणित अवस्था में, ठीक है, वो द्विगुणित, जड़ की कोशिका हमेशा द्विगुणित अवस्था में होती है, जिसमें बताया जा रहा है कि 24 है। और आप यहाँ 3n, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? त्रिगुणित। त्रिगुणित, त्रिगुणित में क्या हुआ? 2n, ये द्विगुणित को लिखते हैं 2n, है ना, द्विगुणित को 2n लिखते हैं, तो 2n प्लस n होगा तब 3n बनेगा। तो 2n क्या हुआ? यहाँ पे n जो है को गुणसूत्रों की संख्या है, तो n गुणसूत्र की संख्या कितनी? आधी। n जो है वो आधी संख्या, 24 का आधा क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। तो 12 है आधा यानी अगुणित संख्या, और द्विगुणित संख्या हमें बताई जा रही है कि 24 है, ठीक है। जड़ की कोशिका पूर्ण संख्या 24 है। अब 24 में हमें त्रिगुणित भ्रूणपोष की बात हो रही है। जब ये निषेचित हुआ, इसी वाले भाग को ना भ्रूणपोष बोल रहे हो, बाकी तो ये एंटीपोडल की कोशिका नष्ट हो जाती है, ठीक है। ये युग्मनज बन गया, और ये जब निषेचित हुआ ये नर युग्मक से दूसरे वाले नर युग्मक से, यही हो गया भ्रूणपोष। और इस भ्रूणपोष की आकृति 3n की होती है, उसमें गुणसूत्र की संख्या। तो यहाँ पर 2n दिया हुआ है 24, ये रहा 2n बराबर 24, n हो गया 12, कितने हो गए टोटल? 36, ठीक है। तो सीधा सा सवाल है, छोटा सा खाली समझना था इसको कि ये जड़ की कोशिका लिखी हुई है यानी पूर्ण संख्या लिखी हुई है, पूर्ण संख्या द्विगुणित 2n, और हमें पता है भ्रूणपोष कैसे बनता है। भ्रूणपोष होता है इतना, ठीक है। कैसे बनता है? 2n में n जुड़ जाने से, तो 2n संख्या दी हुई है, n संख्या आधी हो जाएगी, जोड़ देंगे, बन गया 36। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया सही जवाब 36। ओके, चलिए आगे देखिए क्या है। अब आपको पूछा जा रहा है
सवाल नंबर 32 क्या पूछा जा रहा है 32 में, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है, जो बीमारी आपको पता है कि वो एक आनुवांशिक बीमारी है ना। तो एक सिकल सेल एनीमिया नाम की आनुवांशिक बीमारी होती है। ये आनुवांशिक बीमारी कैसे होती है, किस वजह से होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि सबको पता है, जैसे मानव में 46 गुणसूत्र है, तो 46 गुणसूत्र को हमेशा 44 + XX लिखते हो और 44 + XY लिखते हो, ठीक है। अगर मादा है तो मादा के लिए आप ऐसा लिख देते हो और नर के लिए ऐसा लिखते हो। तो ये जो 44 लिखे ये क्या है, 44 ऑटोजोम है। शारीरिक जितने शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं वो उसमें पाए जाते हैं 46 में 44 क्या हो गया, वो हमारे शरीर के किसी भी भाग को निर्मित करेगा, वो 44 नंबर को 44 गुणसूत्र हुआ। बाकी जो 2 गुणसूत्र की बात कर रहे हो, नर और मादा में भिन्न होता है, तो ये जो 2 गुणसूत्र की बात कर रहे हो ये है लिंग गुणसूत्र, जिससे लिंग निर्धारण होता है। अब बात आती है कि ये जो चीज़ें हैं इसमें 44 को क्या बोले, ऑटोजोम कहते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है। जिन गुणसूत्र की मदद से उसको हम लोग ऑटोजोम कहते हैं। अब इसी से संबंधित ही आपका दिया हुआ है यहाँ पर शब्द, ये ऑटोजोम है और ये सेक्स क्रोमोजोम है। तो यहाँ पे जितना दिया है बस इसी दोनों प्रकार के गुणसूत्र के हिसाब से आपका यहाँ विकल्प दिया हुआ है। अब बात आती है सिकल सेल एनीमिया की, तो थोड़ा समझ लीजिए इसको, ये किस तरह की बीमारी है। असल में होता क्या है, यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं कि 46 संख्या है गुणसूत्र की, तो 46 संख्या को 23 जोड़ा बोला जाता है, ठीक है। संख्या भले 46 है पर 23 जोड़ा बोलते हैं। जोड़ा इसलिए कि एक जैसा गुणसूत्र एक जोड़ा बनाकर रखा हुआ है जो एक साथ कार्य करता है, ठीक है। तो वैसे 23 जोड़े होंगे, ऐसे गुणसूत्र है वो एक जोड़ा हुआ, ऐसे कितने 23 जोड़े हैं, 23 पेयर, 23 जोड़ा ऐसा गुणसूत्र है। उसमें जो 11 नंबर पे गुणसूत्र आएगा ना, 1 2 3 4 करके गिनती जब करते हैं तो नंबर 11 नंबर पर जो गुणसूत्र होता है उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन कहने का मतलब एकदम बहुत छोटा सा कोई अणु उलट पुलट हो जाए या अणु वहाँ से हट जाए तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। एक जो सही प्रकार का एक आणविक वो पूरा तरीके से तैयार है डीएनए, लेकिन थोड़ा सा कहीं पर हट गया, मिट गया या बदल गया, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो क्या होता है, 11वें नंबर गुणसूत्र पे जो अणु पाया जा रहा है ग्लूटामिन नाम का, ठीक है। ग्लूटामिन एक एमिनो अम्ल का नाम है, ठीक है। तो ये ग्लूटामिन अम्ल, अमीनो अम्ल जो है वो वहाँ से हट करके वहाँ जुट जाता है वैलिन, ठीक है। बस यही छोटी सी बदलाव हो जाती है। तो 11 नंबर गुणसूत्र पे जब ये छोटी सी बदलाव हो गई, ग्लूटामिन हट के वहाँ वैलिन जुट गया, बस इसका वहीं पर काम बिगड़ना शुरू हो गया। क्या हुआ, एक जो साधारण कोशिका हमारे शरीर में बनती है ना आरबीसी की, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स, तो ये एक साधारण ढंग की एक तरह की ये कोशिका दिख रही है। तो क्या होगा, अगर वैलिन जुट गया ग्लूटामिन की जगह, तो एक छोटी सी इस बदलाव से ये कोशिकाएं कुछ आपको ऐसी दिखने लग जाएगी, जिसको सिकल बोलेंगे, सिकल सेल। सिकल मतलब बीमार, सिकल मतलब होता है बीमार, बीमार ढंग की ये कोशिका हो गई। तो एक जो नॉर्मल आरबीसी का कार्य है, ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन पहुंचाना, हटाना, ये सारी, तो वो कार्य नहीं कर पाएगा, ऐसा हो जाता है हमारे शरीर में कोशिकाएं, ठीक है। और ये किसी के साथ बैठने खाने से नहीं हो जाता, ये अगर माता पिता को ऐसी बीमारी है तभी बच्चे को लगेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, जो 11 नंबर के गुणसूत्र पर उपस्थित ग्लूटामिन में बदलाव होने से, वैलिन जुट जाने से ये बीमारी लगती है, ठीक है। 11 नंबर, 44 तक तो ऑटोजोम ही है, ठीक है, पर 11 नंबर में बदलाव आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑटोजोम की बीमारी है। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, CD।
रही बात ए या बी में होने वाली, क्योंकि ऑटोसोम वाली बीमारी है, तो रिसेसिव होगा कि डोमिनेंट होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रिसेसिव ऑटोसोम क्रोमोसोम की बीमारी है और ये रिसेसिव बीमारी है। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्या है। 33 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, देखिए 33 नंबर में पूछा जा रहा है, यदि मादा मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 32 हो तो नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? अगर मादा, यहाँ मधुमक्खी की बात चल रही है, यहाँ पे मधुमक्खी की बात चल रही है, अगर मादा मधुमक्खी में बोला जा रहा है 32 हो तो नर में कितना होगा? तो जनरली आपको पता होता है कि जितनी संख्या नर में होती है उतनी ही मादा में होती है, सबको पता यही है, मानवों में और सारे जीवों में। पर मधुमक्खियों के साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ, मधुमक्खियों में क्या होता है कि मादा में जितनी संख्या होती है उसकी आधी नर में होती है, हाफ हो जाता है। तो 32 का आधा कितना हो गया? वेरी गुड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी हो गया यहाँ पर सही जवाब। ओके, अगला सवाल आपका है 34 नंबर में कि वैसा बीज जिसमें अवशिष्ट भ्रूणपोष हो सकता है। अवशिष्ट भ्रूणपोष कहने का मतलब हो गया वैस जो भ्रूणपोष निर्मित हो रहा था, अभी मैं तुरंत समझाई कि भ्रूणपोष कैसे निर्मित होता है। जो भ्रूणपोष निर्मित होता है वो क्यों निर्मित होता है? निर्मित होता है वहाँ पे बने युग्मनज को पोषण देने के लिए, ताकि वो युग्मनज विकसित हो करके उसमें से पादप, जो छोटा पादप होता है वो बना सके। ठीक है, इसलिए भ्रूणपोष वहाँ उसको पोषण देने के लिए, जो युग्मनज है उसको पोषण देने के लिए निर्मित होता है, इसलिए उसका नाम भी भ्रूणपोष है। जब ये पोषण पूरी तरह से उपयोग हो जाता है, जब भी बीज बनने की शुरुआत होगी तो बीज जब पूरी तरीके से बन जाएगा तो ये भ्रूणपोष लगभग 99% बीजों में ख़त्म हो जाता है। लेकिन 1% बीज ऐसे भी हैं जिसमें इसके कुछ अवशिष्ट बच जाते हैं। ठीक है, थोड़े मोड़े। तो अगर भ्रूणपोष बच गया किसी बीज में तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐसा जो भ्रूणपोष बनाते हो इस तरीके से पूरा अंडक की आकृति, अंडक में आकृति जब इस तरीके से बनाते हो तो ये वाला क्या, ये भ्रूणपोष हवा में तो नहीं है ना, कि ऐसे भले ही आकृति है वो हवा में तो नहीं है, उसके बीच बीच में तरह तरह की कोशिकाएं भरी रहती है। यहाँ पर तरह तरह की कोशिकाएं भरी हुई है और इसी सारी कोशिका को न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है, ये न्यूसेलस की कोशिका कहलाती है। तो क्या होता है, अब ये वाला जो है वो भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकाएं थी और 7 कोशिकाओं में एक निषेचित होकर भ्रूणकोश बना रहा था और एक युग्मनज बना रहा था, यही था ना आकृति। तो युग्मनज जब विकसित होता है तो ये भ्रूणकोश खत्म हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं बच गया, तो इसकी बात पूछी जा रही है। न्यूसेलस यहाँ क्या कर रहा है? न्यूसेलस की कोशिका का कार्य पूरे भ्रूणकोश को विकसित करना, ठीक है, पोषण देना, इसका भी काम पोषण देना ही है, लेकिन पूरे भ्रूणकोश को पोषण देता है विकसित होने के लिए। ओके, और ये भी जब पूरी तरीके से भ्रूणकोश विकसित हो जाता है ना तो न्यूसेलस भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, लेकिन किसी किसी में बच जाता है। जो जिसमें बच जाता है उसका स्वाद तीखा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, बहुत मिर्ची की तरह। ठीक है, जैसे काली मिर्च, काली मिर्च का दाना ऐसा दाना है जिसमें कि न्यूसेलस बच गया। न्यूसेलस, भ्रूणकोश नहीं बचता है, एंडोस्पर्म नहीं बचता है, क्या बच जाता है? न्यूसेलस, जिसकी वजह से उस काली मिर्च की जो स्वाद होती है वो स्वाद हो जाता है उसका कड़वा यानी तीखा। ठीक है, तो वही चीज़ है, न्यूसेलस बचेगा ना तो वैसे वाले बीज को बोलेंगे पेरिस्पर्म, परिभ्रूणकोश। बात समझे? और वहाँ भ्रूणकोश बचने की बात बोल रहा है तो वो होगा एल्बुमिनस फील्ड ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ए, एल्बुमिनस फील्ड आपका सही जवाब, यही फर्क है। आगे देखिए 35 में पूछा जा रहा है ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ त्रिसंलयन निम्न में से किसके विकास में सहायक है? तो बड़ा ही आसान सवाल है। अगर त्रिसंलयन हुआ तो क्या बनेगा? भ्रूण, फलवृत्ति, भ्रूणकोश या युग्मनज? क्या बनेगा? भ्रूणकोश, वाकई भ्रूणकोश बनेगा। त्रिसंलयन उसी को बोलते हैं क्योंकि ये जो ये रहा, यहाँ पे 2 युग्मक है
दोनों आपस में निषेचित हो गया, ठीक है, संलयन और जाकर के एक बार और संलयित हो गया, तो 3 युग्मक जाकर संलयित हुआ ना, 3 युग्मक इसको त्रिसंलयन बोलते हैं, त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन, 3 संलयन हुआ 3 चीजों का, 2 युग्मक 3 युग्मक का संलयन हो गया, इसलिए ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। अब त्रिसंलयन के पश्चात आगे चल के ये क्या बनता है आपको बताइए, अभी मैं भी बताई 2 बार बताई उसको, ये त्रिसंलयन हो गया तो ये वाली पूरी आकृति क्या कहलाएगी, रूणकोष कहलाएगी, एंडोस्पर्म कहलाएगी, तो ये सी नंबर आपका सही जवाब हो गया, ठीक है।